हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोग ये जानने का और ये समझने का प्रयास किए कि रासायनिक समीकरण से क्या सूचनाएं मिलती है। अगर हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो उससे हमें क्या क्या सूचनाएँ मिलती है, इस टॉपिक के बारे में पिछले क्लास में हम लोग जानने का प्रयास किए थे। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और इसी के अंदर हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखते हैं तो उसमें एक तो आपको सूचनाएं मिल गया, और क्या क्या मिल सकता है, तो एक आपको उसमें लाभ मिलेगा। अब हम लोग इसमें डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे कि अगर रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते हैं तो उससे लिखने से हमें क्या फ़ायदा होता है। जब हम आपको रासायनिक समीकरण पढ़ा रहे थे तो उसमें ये आपको समझाए थे कि देखिए, किसी भी अगर आप रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखते हैं तो उसमें हम संकेत या सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आपको ये भी बताए थे, नाइट्रोजन का संकेत N होता है, लेकिन जब उसका सूत्र को लिखते हैं तो हम लोग N2 को लिखते हैं। ठीक है, कार्बन का C होता है। तो हम लोग जब भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में लिखते हैं तो उसमें हम लोग संकेत का प्रयोग करते हैं या सूत्र का प्रयोग करते हैं। हम आपको ये भी बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में आपको एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ मिलेगा और उसी स्टेटमेंट को, ठीक है, वो जो आपको दिया हुआ रहेगा उसको आप समीकरण के रूप में लिखिए। जैसे कि हम ये आपको बताए थे और बढ़िया से समझाए थे भी कि आपको स्टेटमेंट ऐसे कह देगा कि एक हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब आपस में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है उसको अगर सूर्य के प्रकाश में रखिएगा तो एक नए प्रकार के प्रतिफल का निर्माण करता है। अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक है, और इतना बड़ा स्टेटमेंट को हमको मात्र इसको आसान भाषा में लिखना चाहे और समीकरण के रूप में लिखना चाहे तो इसके लिए H2 + Cl2, क्योंकि हाइड्रोजन का H2 होता है फॉर्मूला, क्लोरीन का Cl2 होता है और बनाता है क्या, HCl, और इसको संतुलित कर देना था। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण से क्या लाभ होता है। ठीक है, अगर आप रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं अभिक्रिया को लिखने में तो एक चीज़ को बहुत ही ध्यान देना होगा कि उसमें आपको उस चीज़ का फॉर्मूला या संकेत याद होना चाहिए। जब तक आपको फॉर्मूला या संकेत उन चीज़ों का नहीं याद है, उन तत्व का नहीं याद है, आप समीकरण को नहीं लिख सकते। देखिए, क्या क्या आपको फ़ायदा होता है। सबसे पहला फ़ायदा तो आपने देख लिया कि इतना बड़ा स्टेटमेंट को आप सिर्फ H2 + Cl2 और HCl बना दिया। इतना बड़ा स्टेटमेंट जो हम आपको बोले कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, और उसको आपने H2 + Cl2 HCl। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, पहला तो आपको इससे फ़ायदा ये हुआ कि एक तो हमारा टाइम बचा। ठीक है, जो इतना हम लिख रहे थे, बोल रहे थे, उसमें हमको टाइम भी बचता है। ठीक है, और अगर कहीं इतना बड़ा स्टेटमेंट को आप लिखते हैं तो बहुत बड़ा पेज लेता, बहुत ही कम पेज में आपको ये हो जाएगा। देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ये हम आपको समझा दिए। ठीक है, अगर आप रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते हैं तो लिखना बहुत ही आसान होता। आसान कब होगा, जब उस चीज़ के बारे में आपको पता होगा, उस तत्व के संकेत, या आप कह सकते हैं कि उस तत्व के संकेत या सूत्र का पता आपको होना चाहिए। जब तक आपके संकेत और सूत्र का आपके पास नॉलेज नहीं है, आप समीकरण को कतई नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते हैं तो लिखना बहुत ही आसान होता है। कब, जब आपको उसके संकेत या सूत्र याद होना चाहिए। इसके बाद कहता है कि इससे होता है क्या, तो एक तो समय का बचत होता है
और दूसरा, लिखने के लिए कागज़ पर बहुत ही कम स्थान या जगह की आवश्यकता होती है। आप कहिएगा क्या? देखिए, पहला पॉइंट यही कह रहा है आपको कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में लिखते हैं तो लिखने से आपको बहुत सारे चीज़ों का आपको लाभ होगा। अब कैसे लाभ होगा? सबसे पहला कि आपको बहुत ही कम टाइम में आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं कि ठीक है, एक समय का बचत हुआ, चलिए ठीक है, बहुत ही कम समय का बचत हुआ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और देखिए, कह रहा है कि समय की बचत होती है, ठीक है, लिखने के लिए कागज़ पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। मैं देखिए एक चीज़ समझिएगा, इसमें कह रहा है कि लिखने के लिए कागज़ पर बहुत ही कम जगह की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर आप रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो कागज़ पर, पेज पर आप जिस कॉपी पर रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में लिखते हैं उसमें बहुत ही कम स्पेस की ज़रूरत होती है, बहुत ही कम जगह की ज़रूरत होती है। लेकिन आप कह सकते हैं कि अगर कोई एक पेज है, ठीक है, पूरा पेज है, और अगर उसमें मेरा आधा पेज ख़त्म ही हो जाएगा तो उससे थोड़ी कोई दिक्कत है। नहीं, इसको आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो साइंटिस्ट लोग हैं जो इसको बनाए हैं उन्होंने इन सारे चीज़ों का कैलकुलेशन किया। अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे मान के चलो कि कोई बिजनेसमैन है, अगर वो बिजनेसमैन क्या है कि अरे चलो इसमें 50 पैसा चल गया जाने दो, लेकिन 50 पैसा 50 पैसा अगर सभी जगह से जाता है तो उसको कितना, मतलब कि उसका कितना ऑर्गेनाइजेशन चलता है, कितना संगठन है, ठीक है। अगर 50 पैसा सभी जगह से उसको लॉस होने लगे तो सोचिए उसको कितना लॉस हो जाएगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये दिमाग लगाया कि देखिए, आपके लिए कागज़ थोड़ा सा ले लेता है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट तो साइंटिस्टियन सोचता है भाई। तो यही पहला पॉइंट कहता है कि अगर किसी भी आप रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते हैं तो इससे पहला कि आपको समय का बचत होगा और लिखने के लिए बहुत ही कम जगह की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है, देखिए, कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और उनसे बनने वाले पदार्थों के बारे में पता चलता है। देखिए, जब हम आपको फर्स्ट क्लास में रासायनिक अभिक्रिया को बताए थे तो उसमें हम एक चीज़ समझाए थे कि अगर दो तत्व आपस में मिलता है, दो तत्व का परमाणु आपस में एक दूसरे से मिलता है तो एक नए प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है। ये चीज़ हम आपको बताए थे, ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है क्या से, देखिए, कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और उनसे बनने वाले पदार्थों के बारे में पता चलता। हम सब जब हम फर्स्ट क्लास आपको बताए थे तो उसमें हम खिचड़ी का एग्जाम्पल दिए थे। खिचड़ी कैसे बना था? तो सबसे पहले आपने चावल लिया था। चावल देखो कैसा होता, उजला उजला होता, ठोस रूप में होता। उसके बाद हम लोग उसमें क्या किए, पहले इसमें चावल ले लिए और इसके बाद इसमें हम लोग दाल ले लिए, ठीक है, और दोनों को आपस में मिला दिए। चावल और दाल ये दोनों को आपस में मिला दिए और इसके अंदर नमक डाल दिए, तेल डाल दिए, फिर आपका इसके अंदर पानी को डाल दिए और फिर इसको गर्म कर दिए। जब हम लोग गैस चूल्हा पर ले जाकर इसको धर देते हैं तो ये खिचड़ी बन जाता है। लेकिन जैसा ही खिचड़ी बनता है तो आप उसको देखिएगा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में चेंजिंग आता है, बदलाव आता है। वो बदलाव क्या होता है कि सबसे पहले आपने चावल और दाल को देखा तो वो दोनों एकदम ठोस रूप में रहता, कड़ा रूप में रहता, ठीक है, दबाइएगा तो दबेगा नहीं। लेकिन जैसा ही अगर वो खिचड़ी बन जाता है उसको दबाकर देखिएगा वो दब जाता है, ठीक है। दूसरा चीज़ आप देखिएगा कि उसका रंग, रूप, आकार सब चेंज कर जाता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में यही होता है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा, रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता? रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता? अभिकारक भाग लेता। अब कहिएगा अभिकारक क्या होता है? तो ये चीज़ हम बताएं आपको फर्स्ट क्लास में कि जो
तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और उसको जो बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक है। और अभिकारक क्या होता है ये आप फर्स्ट क्लास में देखिए, और उनसे बनने वाले पदार्थों के बारे में पता चलता है। उनसे जो पदार्थ बनता है, जैसे हम आपको बताएं कि अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। उसी प्रकार अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आपस में मिलाते हैं, उनके परमाणु जब आपस में एक दूसरे से मिलता है तो जल बना देता। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हुआ, तो आप कहिएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और उसके फलस्वरूप जो जल बना ये दोनों के परमाणु को आपस में मिलने से बना, हाइड्रोजन और जल के। ठीक है, तो ये आपका जल प्रतिफल हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। पूरे विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। जैसे आपने याद किया है कि हाइड्रोजन का संकेत H होता है, ऑक्सीजन का संकेत O होता है, कार्बन का संकेत C होता है। ठीक है, सोडियम का संकेत Na होता है, नाइट्रोजन का N होता है। तो अगर आपके मन में ऐसा ये लगता है कि हम अभी भारत में रह रहे हैं, हम अभी बिहार में रह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम हाइड्रोजन का संकेत H पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन का संकेत N पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन का संकेत O पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपको लगता है ऐसा। ठीक है, आप वर्ल्ड में पूरे विश्व में जहाँ भी जाइएगा, जब आपको ये बताया जाएगा कि आप संकेत का प्रयोग कीजिए सिंबल एंड फॉर्मूला का, तो सिंबल आपको यही चीज़ मिलेगा। ठीक है, कि हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। तो अगर हम ये कहना आपको चाहते हैं और ये समझाना चाहते हैं कि अभी आप बिहार में रह रहे हैं, ठीक है, बिहार में अगर आपको पढ़ाया जाता कि हाइड्रोजन का संकेत H है, आप कहीं और पढ़ने के लिए जाते, अगर कहीं और पढ़ने के लिए जाते तो वहाँ हाइड्रोजन का संकेत कुछ और बताया जाता। ठीक है, तो आपके अंदर तो ये कन्फ्यूजन आ जाता कि अरे यार बिहार में रह रहे थे तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद चीज़ें बदल गया। तो इसलिए ये आपको दिक्कत होगा। इस दिक्कत से बचने के लिए, और अगर आप मान के चलिए कि आप अभी भारत में रह रहे हैं, ठीक है, कुछ दिनों के बाद आप विदेश में चल गए, चाइना में गए कुछ और पढ़े, अमेरिका में गए कुछ और पढ़े, तो पता चले कि आप पढ़ते रह जाइएगा और आपके अंदर कन्फ्यूज़न बनता चला जाइएगा। फिर आपके अंदर एक चीज़ सिर्फ रहेगा कि देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रकार के संकेत कौन जानता है। भारत का संकेत रहे जब भारत में, तो हाइड्रोजन का संकेत क्या हुआ। फिर अमेरिका गए, अमेरिका में हाइड्रोजन का संकेत क्या बताया गया। चाइना गए, चाइना में संकेत क्या बताया गया। इसलिए वर्ल्ड में आप कहीं भी जाइएगा, जहाँ भी जाइएगा, आपको हाइड्रोजन का संकेत H ही मिलेगा, नाइट्रोजन का संकेत N मिलेगा, कार्बन का संकेत C मिलेगा। ठीक है, तो संपूर्ण विश्व में रहिए। अगर आप रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो उसमें आप जो हाइड्रोजन का प्रयोग भारत में कीजिएगा, वही हाइड्रोजन का प्रयोग आप विदेशों में भी जाकर कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला कहता है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा में निर्माण के लिए आवश्यक द्रव्यमानों की गणना ठीक की जाती है। रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक द्रव्यमानों की गणना ठीक की जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सो समझिए। कहता है रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा
में निर्माण के लिए आवश्यक द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक की जाती है। देखिए, जैसे अगर आपको रोटी बनाना है, ठीक है, रोटी बनाना, कोई आदमी आया आपके रूम में, मतलब कि अभी हम अकेले रह रहे हैं, 2-3 और आ गया मेरा दोस्त, तो हम लोग 4 हो गए। अब लगा हुआ है भूख, ठीक है, तो हम लोग खाना बनाएंगे। खाना बनाने के लिए मान के चलो कि 4 हम लोग हो गए, तो अगर 4 लोग में 5-5 रोटी, 20 रोटी, यानी कि हमको 20 रोटी बनाना, ठीक है, हमको कितना बनाना, 20 रोटी। तो 20 रोटी बनाने के लिए हम एक अनुमान लगाते हैं कि 1 केजी आटा की ज़रूरत होगा। अगर आपको 20 गो रोटी बनाना है और 4 आदमी को खाना है, तो उसके लिए हमको 1 केजी आटा का आवश्यकता होगा। तो हम सबसे पहले क्या सोचें कि अगर हम 20 गो रोटी बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको 1 केजी आटा की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। यानी रिज़ल्ट हमारा क्या है, रिज़ल्ट हमारा है कि हमको 20 रोटी बनाना है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम 1 केजी आटा का जुगाड़ कर रहे हैं, और 1 केजी आटा का जुगाड़ हो जाएगा, इसके बाद हम 20 को रोटी बना लेंगे। तो वही इसमें कह रहा है कि अगर आप रासायनिक समीकरण को भी देखिएगा, तो उसमें जो प्रतिफल बनता है, ठीक है, इसमें इसके निर्माण के लिए, यानी प्रतिफल क्या होगा, यहाँ प्रतिफल के रूप में हमारा रोटी हो जाएगा, और इसको बनाने के लिए हमें आटा की ज़रूरत होगा, ठीक है। कितना केजी आटा, तो 1 केजी आटा। तो अगर आप प्रतिफल को बनाते हैं, प्रतिफल हम यही बताए थे आपको कि जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन संजोग करके H2 बनाया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में संजोग करके जल बनाता है, ठीक है। जल इसमें बनाया, तो आप ये देखिए कि ये अभिकारक है और ये प्रतिफल है, ठीक है। ये प्रतिफल है, यानी यहाँ ये जल है और ये अभिकारक है। तो अगर हम अभिकारक की मात्रा को देखते हैं कि कितना मात्रा में हम अभिकारक को ले, जिससे हमारा प्रतिफल भी हमारे काम की चीज़ें हो जाए। मतलब कि अगर आपने 20 को रोटी बनाने के लिए आपको दिया गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप 10 को रोटी बनाइए और बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको पूरा तो करना है ना यार। अगर आप पूरा नहीं कीजिएगा, तो फिर ये तो आप ही फिर समझ सकते हैं, दोस्ती टूट जाएगा इसमें। तो अगर किसी भी रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक द्रव्यमानों की गणना की जाती है। मतलब अगर प्रतिफल आपको बनाना है, तो उसके लिए हमें कितना द्रव्यमान, कितना केजी अभिकारक की आवश्यकता होती है, इसकी भी गणना हम लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं। सबसे लास्ट में आपको ये कहा गया कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले यौगिकों के अणुओं की संख्या ज्ञात की जाती है। अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, ठीक है। अभिक्रिया में भाग कौन लेता, अभिक्रिया में भाग तो यही ले रहा है, अभिकारक इसको बोलते हैं, और इसके भाग ले रहा है अभिक्रिया में दोनों, और इसके फलस्वरूप मतलब ये इनके परमाणु और इनके परमाणु जब आपस में मिल रहा तो यह हमारा जल बनता, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, यौगिकों के बनने वाले यौगिक कौन है, जल है। तो यौगिकों के अणुओं की संख्या को हम लोग ज्ञात की जाती है। इसमें आपसे पूछेगा कि अणुओं की संख्या कितना, तो यहाँ कुछ भी नहीं, तो 1 है। तो एक अणु H2O का है, ठीक है। तो यही आज का हम लोग का क्लास था कि रासायनिक समीकरण से हम लोग को क्या लाभ मिलता है। अगर हम कहीं भी रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं, तो इससे हम लोग को क्या लाभ मिलता है, इन चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे। अगले क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे कि आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को जितना जल्दी समाप्त किया जाए उतना ही अच्छा, ठीक है। अगले क्लास में फिर मिलेंगे।